राजस्थान के नौजवान साथी साथ रहे, परिवार का आशीर्वाद रहा, क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, तब जाकर हम लोगों को सेवा का मौका मिला। जब राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ा, मैं एक वोट से हारा। उसके बाद एनएसयूआई ने मुझे टिकट दिया। अरबों रुपए का घोटाला हो रखा है, लेकिन जनता जागरूक नहीं है। यहाँ के नेता सोते रहे पहले। ने जनता को अधिकारी लूटते रहे, जनता को नेता लूटते रहे। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अधिकारी पूरी मस्ती से यहाँ पर नेताओं पर हावी रहने का काम हो, जनताओं पर हावी रहने का काम हो। जनता के 7-7 10-10 करोड़ रुपए लूट कर अधिकारी चले गए, और यहाँ की जनता इतनी सियाणी है कि जनता ने कभी उस मुद्दे को उठाया नहीं। स्मार्ट मीटर जो अभी सरकार ने लागू किए हैं, स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा घोटाला है राजस्थान का। राजनीति के अंदर कभी एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता, 36 कौम का साथ रहता है, तब आप राजनीति कर सकते हो। 36 कौम के लोग आपके साथ हैं, जब आप सेवा कर सकते हो, राजनीति के अंदर आगे बढ़ सकते हो। एक जाति से आप चुनाव नहीं जीत सकते। भाजपा के कार्यकर्ता मिलते हैं हमें, उनकी परिस्थितियां हैं, उनके नेता मिल नहीं रहे। कुछ आपने विधायकों के हालात देखी है कि डिप्टियों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, एसपीओ के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज हनुमानगढ़ जिले में बड़ी बड़ी हींग हाँकते थे भाजपा के नेता, जो भाजपा समर्थित हैं, वो कहाँ हैं आज? जो कहते थे कि हमने शहर को चमन बना दिया, हमने शहर को मिनी चंडीगढ़ बना दिया। उनसे जनता को जवाब मांगना चाहिए। हराया था, हार कहाँ हुई थी? अनिल चोपड़ा को चुनाव राजस्थान सरकार ने हराया। खुलेआम कहते हैं हम तो, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ने में व्यस्त नहीं है। लेकिन उनको निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय को छावनी बनाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी राज्य सरकार पर? आने वाले समय में अगर देश का नौजवान, राज्य का नौजवान, अगर राज्य का हर वर्ग, हर आमजन अगर चेता नहीं, अगर उसने भाजपा को उसने घर पे नहीं बिठाया, आने वाले समय में उसके घर की आईडी उसके पास बचेगी और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। कम से कम 8 से 9 हजार रजिस्ट्रेशन वहां नौजवानों के हुए, उसमें से 1600 नौजवान नौकरी लगे। हमारे अपने जिले के 50 साथी नौकरी लगे। खुशी की बात है कि आज सरकार जॉब नहीं दे रही है, और हम लोगों ने बड़ी कंपनियां बुलाई और जॉब देने का काम किया है। उसकी राइजिंग राजस्थान में जो एमयू हुए, उसमें कितने नौजवानों को नौकरियां मिली, कितनी कंपनियां भाग गई। राजस्थान में व्यवस्थाएं नहीं है। आप व्यवस्थाएं जब तक कंपनियों को देने का काम नहीं करोगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिका चौधरी और आप देख रहे हैं द मरुधरा माइक, जहां हम लेके आते हैं एक सच्ची आवाज, संघर्ष भरी कहानियां और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक ग्राउंडेड नेता, एक यंग और एनर्जेटिक नेता है, जिनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे और कहां से शुरू हुई वो हमें आज बताएंगे। कैसे वो यूथ की आवाज को असेंबली तक लेके गए। साल 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट और यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, और आज वो है संगरिया विधानसभा के करंट एमएलए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर अभिमन्यु पुनिया की, जो अभी हमारे साथ, हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, जो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखाते हैं हमें, बल्कि जो हमारा यूथ है उसकी एक इंस्पिरेशन भी बनेगा। उनके जवाब वो हमें ऐसे देंगे जो आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि उनका बैकग्राउंड कहाँ से वो आए हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया ये अपना करियर। और हम उनसे आज सारे सवाल पूछेंगे, जो आपकी जो क्वेश्चंस है, जो आप पूछते रहते हो कि कैसे नेता बनते हैं, कैसे स्टार्टअप होता है, तो वो शुरू करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सोनिका जी। और हम आपसे आज शुरू से शुरू करेंगे कि कैसे आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ, आपका पैतृक गांव कौन सा था? देखो, मेरा जन्म टिब्बी तहसील में हुआ, और चारकेसपी पंचायत, अच्छा। टिब्बी तहसील की चारकेसपी पंचायत में जन्म हुआ। और यहाँ पर पला बड़ा, बचपन यहाँ पर गुजरा। और यहाँ से पढ़ाई करते करते मैंने सीकर के अंदर पढ़ाई की, और उसके बाद जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई की। और लंबे बचपन में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, फिर सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। तो निश्चित तौर पर एक सामान्य किसान परिवार में जन्म ले लिया।
और जो आशीर्वाद परिवार का पूरे रहा और जिस प्रकार से दादाजी का पूरे परिवार का जो आशीर्वाद हम सब रहा, उसके लिए मैं पूरा परिवार ने हमेशा सहयोग मेरा किया हर समय, चाहे छोटा था तब, मतलब छोटे से बड़े होने तक, और उसके बाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई तक, कॉलेज में। जब जैसे आप छोटे थे तो आपका जैसे घर पे आपका बचपन कैसे बीता? आपके जैसे मम्मी पापा था उस टाइम आपके घर पे कैसा एटमॉस्फेयर था? देखो आज से 20 साल 25 साल पहले ऐसा आज का जो बहुत ज्यादा आधुनिक जो वातावरण हो गया है, उस समय वो वातावरण नहीं था। जी उस समय गांव का जीवन था, गांव का रहना सहना था, इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं थी। जी गांव में इतने बड़े पानी, बिजली हो, रहने का तरीका हो, आज के समय का और उस समय का बहुत बदलाव है। लेकिन उस समय में जो अपनाए थी, जो आपस में सामंजस्य था, वो आज से बहुत मजबूत स्थिति में पहले रहता था। गांव का दही और दूध, गांव का घी, गांव में रहना, वो जीवन, आज शहर के जीवन और गांव के जीवन में दिन रात का फर्क है। और उस जीवन में आनंद आता था रहने में, वहां से स्कूल आना, स्कूल से वापिस जाना, क्रिकेट खेलना और परिवार के साथ समय बिताना। और परिवार ने पूरा, मतलब हमेशा माता पिता दादा दादी का, पूरे परिवार का हमेशा आशीर्वाद रहा। जैसे आप गांव से हो तो आपकी जो स्कूलिंग थी वो सरकारी स्कूल से थी या प्राइवेट स्कूल से थी? देखो स्कूलिंग स्टार्टिंग में सरकारी स्कूल से थी, फिर प्राइवेट स्कूल में भी थी। मनीरा मेमोरियल स्कूल में रही, नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में रही, उसके बाद सीकर रही प्रिंस स्कूल में। तो जैसे ये अपग्रेड होता रहा आपका, बट जो आप बता रहे हो कि सरकारी स्कूल में आपने जो स्टडी की उसका कैसा मतलब माहौल रहा कि आपको वहाँ पूरी सुविधाएं मिली? जैसे अभी कहते हैं कि बच्चों को भेजते नहीं है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट की तरफ ज्यादा फोकस रहता है। देखो आज ये आधुनिक युग है, उसमें हम कहना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, प्राइवेट विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बल्कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सरकारें बात करती है स्कूलों को सुधारने की। जी सरकारी स्कूल तब सुधरेंगे तो वहां पर अधिकारी के बेटे पढ़ेंगे, जी नेताओं के बेटे पढ़ेंगे, मंत्रियों के बेटे पढ़ेंगे, तब सरकारी स्कूल की सुविधाएं कहीं ना कहीं उसमें फर्क आएगा। और जबकि सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, बड़ी तनख्वाह सरकारों से लेते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के तरीके में दिन रात का फर्क है। लेकिन हमें गंभीरता से सरकारी स्कूलों को लेना चाहिए, चाहे सरकारें कोई भी हो, उनको गंभीरता से सरकारी स्कूलों को हम लेंगे। आज उसमें गरीब बच्चे पढ़कर जब कोई आरएस आईएएस नौकरी लगता है, तो वो एक बड़ा मैसेज उस गांव के लिए, उस परिवार के लिए, उस क्षेत्र के लिए होता है कि मैं इस सरकारी विद्यालय में पढ़ा, और आज गांव के विद्यालय में पढ़कर मैं आईएएस आरएस बाबू, कहीं नेता बनता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है, तो एक अच्छा मैसेज गांव के लिए जाता है। और वो अपना समय उस गांव में, उस क्षेत्र में उस समय को देना चाहेगा, तो एक अच्छा नई नौजवान पीढ़ियों को भविष्य के लिए हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां, सरकार सरकारी स्कूलों को गंभीरता से नहीं लेती है। और हम भी, जब हमारे बच्चों को बारी आती है स्कूल जाने की, स्कूल में जाने की, तो हम प्राइवेट संस्थाओं में बच्चों को भेजते हैं, जहाँ लाखों की फीस हमारी लगती है। और आम गरीब परिवार लाखों की फीस देने में असमर्थ होता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे हमारे, और उसमें जो एक बीच का जो गैप का फर्क होता है अमीर और गरीब का, अगर सरकारी महाविद्यालयों में पढ़े तो उसमें गरीब और अमीर बराबर होता है। वहां जो बैठता है वो बच्चा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको वही सुविधाएं मिलती है, वही पढ़ाई मिलती है, और उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे, कैसे लाइन में लगना है, फॉर्म भरना है, किन किन परिस्थितियों में खाने की हो, रहने की हो, इन परिस्थितियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जी और तब उसको सीखने को मिलता है, और वो जब सीखेगा तो तब ही वो आगे जाकर मजबूत, उसका सशक्त जीवन उसका तैयार होता है। जी, तो जैसे अभी आप पॉलिटिक्स में हो, तो जो आपका ये इंटरेस्ट था, ये आपका बचपन से ही आपका ये इंटरेस्ट था या आगे जाके जब आप बड़े हुए तब बना आपका? देखो राजनीति में हम उस विचारधारा से जुड़े, कॉलेज के अंदर गए, और एनएसयूआई से जुड़े, जो कांग्रेस की विचारधारा थी उसमें काम किया। परिवार की हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, तो पहले से समझते थे, और उसमें काम करते करते पार्टी में अनेक पदों पर रहे, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, विश्वविद्यालय, और जी पार्टी ने मौका दिया निश्चित तौर पर। और राजस्थान के नौजवान साथी साथ रहे, परिवार का आशीर्वाद रहा, क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, तब जाकर हम लोगों को सेवा का मौका मिला। और सेवा की एक इच्छा होती है। मेरे परिवार में मेरे चाचा जी छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो बच्चे थे तब से हम देखते आए हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, एक आम किसान परिवार से लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहे,
अध्यक्ष रहे, बड़े खिलाड़ी थे, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, सब परिवार में सब कुछ सीखने के। और जब हम राजनीति का करने का तरीका है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि राजनीति कोई आपके आपका लेवल नहीं है, आप राजनीति कर नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ परिवार को लगता है कि राजनीति में पैसा बर्बाद होता है, जी। राजनीति के अंदर बच्चे खराब हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान जब तक राजनीति नहीं करेगा, जब तक वो अपने आवाज, अपने परिवार, गांव और क्षेत्र की आवाज को पूरी मजबूती से नहीं रख सकता, और तब तक वो व्यक्ति सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। आज हम चाहते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां नौजवान की बात को मजबूती से रखा जाए। उसके परिवार को मजबूत बनाने के लिए, क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नौजवानों को राजनीति के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, नौजवान डरते हैं कि यार राजनीति के अंदर जाएंगे, पैसा लगेगा, टिकटें मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल। हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक समय होता है, और उसी समय में ही हम 20 से 30 वर्ष का जो समय होता है व्यक्ति का, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। वो समय में व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, उस क्षेत्र में उसको ऊंचाइयां मिले या उस क्षेत्र में एक अच्छा रास्ता मिले, तब जाकर उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। ये हर नौजवान सोचता है। लेकिन मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि राजनीति एक नौजवानों का अच्छा माध्यम है। कोई नौजवान सोचता है कि राजनीति बहुत खराब है, दलाली है, ये है, इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करोगे और सच्चे मन से काम करोगे, एक बार विफलता मिलेगी, 2 बार मिलेगी, लेकिन अंत में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपके चाचा जी शक्ति पूनिया जी जिन्होंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम आप कौन-सी क्लास में थे? और जब वो चुनाव लड़ा तो उसका भी आपके माइंड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं मैं भी आगे जाके जिस ऐसे समय उन्होंने चुनाव लड़ा छात्र संघ थे, उस समय तो मैं दूसरी तीसरी क्लास में अच्छा, था, लेकिन बहुत अच्छा। छोटा था। बहुत छोटे थे फिर तो आप। लेकिन जो उनकी 7-8 वर्ष बाद जो कार्यशैली थी, काम करने का तरीका था, कहीं एक जज़्बा था कि कॉलेज का चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन आगे जाकर कॉलेज का चुनाव लड़ना पड़ा। जब राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ा, मैं 1 वोट से हारा। उसके बाद एनएसयूआई ने मुझे टिकट दिया, अच्छा, विश्वविद्यालय से लड़ा। ठीक है। उसके बाद एनएसयूआई का उपाध्यक्ष रहा, स्टेट का रहा, और समस्त राजस्थान के नौजवानों का हुँ, मेरे पर जो आशीर्वाद रहा, उन्होंने अपना तन, मन और धन जिस प्रकार से मेरी मदद की, राजस्थान के नौजवानों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हुँ। तो आपके चाचा जी ने आपको जैसे आप बड़े हुए या जब आपने ये चीज़ें शुरू की तो कुछ आपको टिप्स बताए होंगे भी ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे जाना देखो, है? राजनीति के अंदर जो होता है, वो यही कहता है कि राजनीति अच्छी नहीं है। लेकिन अगर नौजवान अगर ईमानदारी से राजनीति करे, तो हमेशा मेरे परिवार ने ईमानदारी से की, तो राजनीति की, चाहे मेरे चाचा जी जब अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से की। उन्हें अनेक परिस्थितियों से नुकसान भी उठाना पड़ा, झेलना भी पड़ा, लेकिन वो परिस्थितियाँ राजनीति में रहती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओगे, तो आपको परेशानियाँ भी आएगी, और आपको काम करने का आपका तरीका भी, जनता सब कुछ देखती है। जी, जनता उसी व्यक्ति को चुनती है जो उनके लिए काम करे, उनकी बात को सुने। और राजनीति के अंदर अगर आप किसी की बात को नहीं सुन सकते हो, तो राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें ये एक सेवा का अच्छा माध्यम है, अगर आप मजबूती से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए करते हो जी। तब। तो जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो उस टाइम हमने लोगों से सुना था कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते थे, बच्चों के लिए, यूथ के लिए जैसे भी था। तो आज वो आपका टाइम और आज के टाइम में क्या डिफ़रेंस है कि जो पॉलिटिक्स है वो कितनी चेंज हुई है और क्या मेन डिफ़रेंस है इनमें? देखो, अब आज के ज़माने में सोशल मीडिया आ गया, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। जी। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये भी ज़रूरी है। हुँ, ज़माना जिस तरीके से चलता है, उस तरीके से ही व्यक्ति को चलना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उस समय आज भी ग्राउंड पे ही मेहनत करनी पड़ती है। जी। आप सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीत सकते। जैसे आप हम देखते हैं कि अभी भी जैसे आपके फ्रेंड है निर्मल चौधरी तो उनका सोशल मीडिया पे काफ़ी रुझाव है, तो लोग उनको उनकी रील्स से ऐसे लगता है कि ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखो, राजनीति का माध्यम सोशल मीडिया नहीं है, हुँ, राजनीति का माध्यम ग्राउंड पे काम करना ही है। ईमानदारी से अगर आप ग्राउंड पर काम करोगे, अपनी पार्टी के लिए काम करोगे, अपने नेता के लिए काम करोगे और वफ़ादारी से काम करोगे, तब आपको कहीं न कहीं मौका मिलता है। सोशल मीडिया, रील, ये एक राजनीति को चर्चित बनाने के लिए और राजनीति को अपने नाम को बढ़ाने के लिए एक माध्यम हो सकता है। हुँ। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी सोशल मीडिया चलता है। काम नहीं करोगे, तो आपको लोग देखेंगे भी नहीं। जी, तो उस टाइम जैसे अभी आपके साथ जैसे पहले बोला जाता था कि आप स्टूडेंट ग्रुप के हिस्सा रहे हो या गैंग ऑफ ग्रुप्स, तो वो अभी भी आपके साथ चल रही है? देखो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में राजस्थान विश्वविद्यालय में आज जो राजस्थान की राजनीति के अंदर है,
अधिकतर नेता राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल कर आए हैं, जी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और हम लोग उस विश्वविद्यालय में से आईएएस, आरएस, आज पूरे राजस्थान हो, देश में हो, राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी पूरे देश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, क्योंकि वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर उसने पढ़ाई की, जी। चाहे वो ओस्लो में रहे हों। हुँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई गैंग नहीं होती, लेकिन ये एक बाहर का जो वातावरण हो सकता है, जी। वहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती है और विचारधाराओं की लड़ाई चलती है। हुँ, भाजपा की विचारधारा एबीवीपी है और कांग्रेस की विचारधारा एनएसयूआई जी, है। जी, और उस विचारधारा से निकल कर हम लोग आए हैं। हमारे परिवारों में कोई राजनीति के अंदर बड़े पदों पर थोड़ी रहा है। बिल्कुल। हमारे परिवार में कोई बड़े बिजनेसमैन थोड़ी थे। जी, हम तो बिल्कुल किसान परिवार से, मतलब ग्राउंड से मेहनत करते करते पार्टी ने मौका दिया है। बिल्कुल। और ये सचिन पायलट जी की सोच थी, राहुल गांधी जी की सोच थी कि नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में उन्होंने भारी संख्या में मौका दिया। जी, कि आज आप राजस्थान की राजनीति में देख सकते हो, एमएलए, एमपी जो चुनाव लड़े हैं, अधिकतर साथी राजस्थान विश्वविद्यालय के, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के साथी हैं। जी। तो अभिमन्यु जी, जैसे आपने ये शुरू किया तो आपका जो फर्स्ट इलेक्शन था वो कौन-सा था? तो फर्स्ट इलेक्शन मेरा राजस्थान कॉलेज का था, राजस्थान महाविद्यालय का था, जो राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज है। ठीक वो है। मैं इलेक्शन 1 वोट से हार गया था। अच्छा, उसमें आप हार गए हाँ। थे। तो अब जैसे आपने बताया कि आप हारे थे, तो उस टाइम आपको कैसे फ़ील हुआ था कि आप हार गए हो? आगे मतलब कुछ इमोशनल सेटबैक्स भी हुए होंगे आपके? देखो, राजनीति के अंदर करने का अगर चुनाव लड़ेंगे, एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है, हुँ। और एक विचारधारा जीतती है, एक विचारधारा हारती है। जी, लेकिन हमारा काम है जनता के लिए काम करना, सेवा करना और उसकी बात को मजबूती से रखना। जी, अगर हम विपक्ष में हैं, आज राजस्थान में हम विपक्ष में हैं, क्षेत्र की जनता ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। अगर मैं विपक्ष में अपनी भूमिका सही नहीं निभाऊंगा, जी, तो जनता आने वाले समय में, राजनीति में जनता सबसे बड़ा, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ा राजा होता है। बिल्कुल जो सही। व्यक्ति ये सोचता है कि जीत कर हम राजा हैं, हुँ, तो ये बिल्कुल कतई गलत है। जनता ही व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाती है, हुँ। जनता ही व्यक्ति को कुर्सी से उतारने का काम करती है। बिल्कुल। सर, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो ये मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, इसमें नहीं जाना चाहिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये आप इसको क्या कहोगे कि ये एक लीडरशिप स्कूल की तरह है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, या एक ये डिस्ट्रैक्शन है? देखो, हम तो कहते हैं कि हर एक साथी को स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़रूर करनी चाहिए, और हुँ। हर एक विचारधारा का उसको, जो उसकी विचारधारा, जी। जो उसको आगे लेकर जाए, जो देश को आगे लेकर जाए, जो सांप्रदायिकता का या सामंतवादी हुँ। ताकतों से बचाने का काम करे, उस विचारधारा से उस साथी को जुड़ना चाहिए। जी। जैसे आप 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी का जो आपने चुनाव जीता था, उसका एक्चुअल लोगों को मतलब पता नहीं है कि उसमें कुछ पावर्स भी होती हैं क्या? अभी क्या पावर्स आपको मिली उस टाइम? कैसे आपने उनका यूज़ किया? देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय का पदाधिकारी, चाहे अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, उपाध्यक्ष हो और सचिव हो, राजस्थान जयपुर में विश्वविद्यालय में उनको बराबर प्रोटोकॉल मिलता है। जी। चाहे कार्यालय हो, चाहे उनके पियोन हो, हुँ, उनका काम करने का तरीका राजस्थान के नौजवान की, राजस्थान के छात्र वर्ग की आवाज़ को वो मजबूती से राजस्थान के पटल पर उठाते हैं। हुँ, अगर राजस्थान में किसी कोई छात्र को कहीं भी कोई इश्यू, किसी भी विश्वविद्यालय में अगर कोई इश्यू आता है, किसी प्रकार का कोई परेशानी होती है, तो वो राजस्थान के छात्र संघ से बात करता है और उसको निवादान, उसका प्रयास करता है कि उसका समाधान कैसे हो सकता है। आप अपने जैसे कार्यकाल में जो भी आपने स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ उठाए थे, तो उसमें से अब मतलब ऐसे होता है कि कितने क पूरे हुए उसमें, और कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपको अभी भी याद आते हैं कि आपने ऐसी आवाज़ उठाई और वो तो राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने ग्रामीण परिवेश से आने वालों को 5% एक्स्ट्रा दिया जाए हुँ, उस समय, और इवनिंग हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर हो, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधाओं को लेकर हो, हुँ, अनेक मुद्दे राजस्थान विश्वविद्यालय में रहते हैं। जी, लाइब्रेरी को लेकर हो, हुँ, जैसे आज बड़ी लाइब्रेरी बनी, उस समय बड़ी लाइब्रेरियाँ नहीं थी, और उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का पढ़ाई का तरीका, इवनिंग क्लासें नहीं थी। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत सी सुविधाएँ हो गई है, और जी। हर साल, हर ईयर, हर विचारधारा, हर छात्र संघ इस मांग को लेकर उठाता है और मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। तो जैसे एनएसयूई के राजस्थान स्टेट प्रेज़िडेंट के तौर पे आपने जो काम किया था, तो उस इलेक्शन में आप कितने वोटों से जीते थे? और वो जो पूरा प्रोसेस था, उससे आपको क्या सीख मिली? देखो, एनएसयूआई के चुनाव, हमारे राहुल गांधी जी की सोच थी कि एनएसयूआई में वो छात्र चुनाव लड़ सकते हैं जो कॉलेज के छात्र हों और राजस्थान के और कहीं का भी छात्र हो, और किसी भी परिवार से हो। नहीं, पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष कोई नेताओं के बेटे जी, या बड़े-बड़े जो उद्योगपति, इनके बेटे या नेताओं के बेटे वो मनते थे। लेकिन उनकी सोच ने वो जो चुनाव प्रक्रिया की, उस चुनाव प्रक्रिया में वो आम गरीब किसान परिवार के लड़के भी चुनाव लड़कर आए, जो आज राजस्थान के
विधानसभा में और राजस्थान की राजनीति के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर है। आम लोगों को चुनाव लड़ने के माध्यम से ही पूरे राजस्थान के छात्र वर्ग के उसमें वोट पड़ते हैं, वोट मानते हैं, फिर वोट मन उसके जी अंदर पड़ते हैं, उसके बाद अध्यक्ष से लेकर कमेटियां चुना जाता है। तो पूरे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष भी मैं इलेक्टेड रहा और जी अध्यक्ष भी मुझे पूरे राजस्थान के छात्र शक्ति ने चुनने का मौका दिया। ठीक है। और जैसे आगे आप बढ़े तो उसके बाद ऐसा कौन सा मूवमेंट ऐसे आया कि आपको ऐसे लगा कि अब तो विधायक ही बनना है मुझे, और मतलब भी क्या ये एक सडन डिसीजन था या कोई आपकी पहले से प्लानिंग ऐसे चल रही थी? सडनली हमने राजस्थान में संघर्ष किया। आज संगरिया क्षेत्र के अंदर वो सोसाइटियों का जो घोटाला हुआ है, आज भी कहता हूँ कि आज भी हमारे क्षेत्र के अंदर सोसाइटीज का अरबों रुपए का घोटाला हो रखा है, लेकिन जनता जागरूक नहीं है। यहाँ के नेता सोते रहे पहले, जनता को अधिकारी लूटते रहे, जनता को नेता लूटते रहे। जी खुले मन से हम लोग कहते हैं ये बात। और रतनपुरा सोसाइटी में बड़ा घोटाला हुआ, तलवाड़ा सोसाइटी का घोटाला हुआ, अनेकों गांवों के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर घोटाले हो रखे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला राजस्थान की पटल पर नहीं है। अधिकारी यहाँ पर मस्ती मारने के लिए आते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर। मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर करप्शन कोई करता है पूरे राजस्थान में तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अधिकारी पूरी मस्ती से यहाँ पर नेताओं पर हावी रहने का काम हो, जनताओं पर हावी रहने का काम हो। जनता के 7-7 10-10 करोड़ रुपए लूट कर अधिकारी चले गए और यहाँ की जनता इतनी सियानी है कि जनता ने कभी उस मुद्दे को उठाया नहीं। तो अभी तो जैसे हम लोगों ने प्रयास किया, ग्रामीण के साथ प्रयास किया और आज भी प्रयासरत हैं। आज भी पैसा वापस नहीं आया उनका पूरा, अच्छा क्योंकि जो ढांचा है, सरकार जो है, व्यवस्थाएं जो है, वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इनमें जब तक एक्ट का बदलाव नहीं होगा तब तक ये सोसाइटियां किसानों के पैसों को ऐसे ही ठगते रहेगी। ठीक है। जैसे अभी आप संगरिया विधानसभा से एमएलए हैं, तो आप वहाँ कैसे इस चीज़ की, जैसे करप्शन अभी आप बात कर रहे, तो करप्शन को कैसे कम करने का आप वहाँ क्या आपने अपना कदम ऐसा देखो, उठाया? करप्शन कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। हुँ, आज हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष के अंदर हैं, बार बार मुद्दे उठाते हैं। नशा बिक रहा है, जी, सफेद चिट्टा खुलेआम बिक रहा है, क्या कार्रवाइयाँ हुई है? एसएचओ ऐसे आ गए, थानाधिकारी ऐसे आ गए जो बड़े बड़े अपराधियों के साथ बैठे रहते हैं। हुँ, किसकी शय से आए, इसकी जांच कौन करवाएगा? किसकी शय से नशा बिक रहा है, इसकी जांच कौन करवाएगा? और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हुँ, कि आप अगर जेब में से 50,000 40,000 1 लाख रुपए अगर अधिकारियों को देकर आओगे, और वो भी छोटे छोटे कामों के लिए। आज एक लाइनमैन 50,000 रुपए अगर किसी किसान के ले जाता है तो किसान की कमाई है वो। जी, बिजली की अव्यवस्थाएं हैं, स्मार्ट मीटर जो अभी सरकार ने लागू किए हैं, स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा घोटाला है राजस्थान का। हुँ, और अगर स्मार्ट मीटर किसी व्यक्ति और किसी परिवार ने लगा लिया जी, तो उसको रिचार्ज से उसकी बिजली चलेगी। हुँ, अगर रिचार्ज उसके पास एक दिन पैसा नहीं है और रिचार्ज नहीं है तो उसकी बिजली चली जाएगी। और बिल्कुल, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला है कि उसके आज कुछ जगह शिकायतें आई है कि कहीं 50,000 बिल, कहीं 20,000, कहीं 10,000। तो ये बिजली का हर नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर का कड़े से कड़ा विरोध करें। जी, इसमें ना कोई समझाइश होगी, ना कोई कमेटी बनेगी कि इसकी बिजली का बिल माफ हो सकता है। इसमें कोई भी नहीं है। आप रिचार्ज करोगे तो आपके बिजली आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। बिल्कुल। जब जैसे विधानसभा की जो टिकट आपको मिली, तो आपकी लास्ट मोमेंट पे डिक्लेयर हुई थी वो, उससे पहले काफ़ी लोगों के नाम क्लियर हो चुके थे। तो आपको उस मोमेंट पे ऐसे लगा कि मेरा तो बिल्कुल लास्ट में आया है, अब मैं कैसे जीतूँगा या क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी? तो उस पे आपने कैसे वर्क किया? कैसे लोगों से मिले आप? देखो, क्षेत्र के अंदर हम सब लोग पार्टी के लिए, राजस्थान के अंदर हम सब लोग मेहनत करते हैं और राजस्थान देश में जहाँ पार्टी ने मुझे भेजा वहाँ मैंने काम किया है और पूरी ईमानदारी से काम किया है। सचिन पायलट जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया, राहुल गांधी जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया। और मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूँ। पार्टी ने मुझे मौका दिया मेरे पैतृक स्थान से, तो मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। और क्षेत्र के नौजवानों ने, हुँ, लंबे समय से नौजवान जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने अपने तन मन धन से मेरी मदद की, पूरे वर्ग संगरिया और टिब्बी का हर एक आम नागरिक को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे चुनाव जिताकर भेजा और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम गरीब किसान की सोचती है। भाजपा तानाशाही रवैया अपनाती है। भाजपा की विचारधारा जो है हुँ, वो सामंतवादी विचारधारा है, एक दूसरे को लड़वाने की विचारधारा है। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के नाम पर जी, राजनीति करने का काम भाजपा पार्टी करती है। और मौका दिया
इसके लिए तहे दिल से सचिन पायलट जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र से मौका दिया, राहुल गांधी जी ने मौका दिया और पूरी कांग्रेस आला कमान ने मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा और क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उस जीवन भर मैं शुक्रगुजार हूँ क्षेत्र की जनता को। जैसे आपकी टिकट फाइनल हुई तो फिर आप जैसे आपके इलेक्शंस में जो आपकी पद यात्रा थी वो काफ़ी सुर्खियों में रही। लोगों ने उसे अपना एक ग्रास रूट का एक सिंबल बताया है कि मतलब ये हमारे पास आते हैं, मिलते हैं। तो उस टाइम लोगों से जब आप मिलते थे तो कुछ ऐसे मुद्दे निकले वहाँ जो आपको लगा कि नहीं, अगर मैं ये चुनाव जीत गया तो मुझे सबसे पहले यही खत्म करना है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। जी। शिक्षा हो, सबसे बड़ा मुद्दा नशे को लेकर है, हुँ। सबसे बड़ा मुद्दा संगरिया के अंदर हॉस्पिटल को लेकर है। आज व्यवस्था ही नहीं है हमारे संगरिया टिब्बी के अंदर। 20-20, 30-30 बेड के हॉस्पिटल हैं। बहुत भारी नुकसान हमारी जनता को उठाना पड़ता है। अगर आम जन के कहीं उँगली पर भी चोट आती है, तो उसको हनुमानगढ़ रेफर या बीकानेर रेफर करना पड़ता है। लड़ाई आज संगरिया क्षेत्र के हॉस्पिटल को लेकर है। नशे से जो नौजवान हमारे जा रहे हैं, माता-पिताओं के 1-1, 2-2 बच्चे हैं, अगर वो जा रहे हैं, उन पर क्या गुज़रती है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, स्कूलों के अंदर जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको सुदृढ़ कैसे किया जाए, उसको लेकर हम सब लोगों को काम करना है और उसी को लेकर मैं बातचीत भी करता आया हूँ। लंबे समय से मैं तो सरकार से भी माँग करता हूँ कि भाजपा के नेताओं से भी कहता हूँ कि आप लोग हॉस्पिटल की बातें करते थे, आज सरकार आपके हॉस्पिटल लेकर आओ। आप लोग बातें करते थे नशे को लेकर, ऐसे-ऐसे अधिकारी बिठा दिए जो नशे बिकवाने का काम करते हैं, तो बहुत बुरी हालात है क्षेत्र की। जैसे जो आपने पद यात्रा की, तो वो जो आइडिया था वो आपका खुद का आइडिया था या आपके पार्टी के कोई सीनियर लीडर देखो, ने? पदयात्रा हमने नशे को लेकर की और वो पदयात्रा आवश्यक थी। अगर नशे को लेकर हम जागरूक नहीं करेंगे जनता को और आम जन को जागरूक नहीं करेंगे, तो हम नशे से दूर नहीं कर सकते लोगों को या नशे से दूर नहीं रख सकते लोगों को। अगर हमें बार-बार ऐसे अभियान चलाने होंगे और मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ सरकार को घेरने की और जी। जिला प्रशासन को घेरने की। आने वाले समय में किस प्रकार हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर हुँ। जिले में जो हालात पैदा किए हैं प्रशासन और सरकार ने, उसके खिलाफ मजबूती से सड़क पर आंदोलन को तैयार रहें। जैसे आपकी टिकट फाइनल हुई तो कुछ लोगों का कहना था कि जैसे आप पूनिया हो तो लेके आपको दी गई है, तो ये कोई जातीय समीकरण है, जैसे कि विश्नोई जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचना है। तो इस पे आपका क्या कहना है? राजनीति के अंदर कोई जातीय समीकरण नहीं होता। राजनीति के अंदर कभी एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता। हुँ। 36 कौम का साथ रहता है, तब आप राजनीति कर सकते हो। 36 कौम के लोग आपके साथ हैं, जब आप सेवा कर सकते हो और राजनीति के अंदर आगे बढ़ सकते हो। एक जाति से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको ये मैं कहना चाहता हूँ, तो जिस प्रकार से अफ़वाहें फैलाई गई कि नौजवान हैं, लड़के हैं, कॉलेज से आए हैं, इन अफ़वाहों पर संगरिया और टिब्बी के जो परिवार ने जो जवाब दिया है उन नेताओं को, उन नेताओं का दिमाग ठिकाने लगा दिया। जो नेता खुद नशा बेचते थे, खुद नशे के अंदर पकड़े गए, जी। खुद नशा बिकवाते हैं आज की तारीख के अंदर, खुद उनके पास सट्टा, जुआ के उन्होंने दुकानें खुला रखी है, वो नेता आरोप हमारे पे लगाते थे। आज भी कहते हैं अगर हमारे खिलाफ आरोप है तो वो लेके आओ। जैसे आप बता रहे हो कि आज भी कई नेता ऐसे हैं, तो आप कुछ बताना चाहोगे जनता को कि कौन से नेता मैं है तो वो? कहना चाहता हूँ जो नेता आरोप हमारे पे लगाए, हुँ। वो नेता आज है तो घूमते तो वहीं होंगे। उनको मैं तो जवाब देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जनता जवाब देती है, अगर जनता विपक्ष में बिठाएगी तो आपको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। आज हम सरकार में नहीं है, आज हमारी विपक्ष की भूमिका है। हमें अगर अधिकारी हमारे कार्यकर्ता को परेशान करता है, तो हमें उस कार्यकर्ता की आवाज़ को मजबूती के साथ हम उसके साथ खड़े रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। राजनीति के अंदर अगर हम हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े रहेंगे, जी। तो आने वाले समय में हमें भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जिस प्रकार से परेशान करने का काम भाजपा के नेता, अधिकारी करते हैं, तो कहना चाहता हूँ कि राज बदलते रहते हैं। हुँ। एक बार भाजपा का आता है, एक बार कांग्रेस का आता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। किसी अधिकारी ने परेशान करने का काम किया, उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, नोट शीट बनाकर रख लो, सरकार आते ही सबसे पहले उसको इस ज क्षेत्र से उठाने का काम करेंगे। जी। तो जब जैसे आपकी इस नियत पे और आपकी जो इंटेंशन थी लीडरशिप की और ये था कि कास्टिज़्म जैसे लेके आए हैं कि विश्नोई वोट बैंक आ जाएगा, तो काफ़ी जो बोला हो लोगों ने, जिन्होंने बोला है, जब आपने उनको फेस किया तो आपने उनको फेस टू फेस रिप्लाई भी किया होगा या आगे जैसे बोलते हैं तो उनको? देखो, राजनीति के अंदर ये जो जाति है, ये जो जातिवादी आदमी वही लोग करते हैं, जिनको कोई पूरे क्षेत्र में 2, 4, 5 लोग 5 नेता होते हैं। इससे ज़्यादा कोई बात करने वाला नहीं होता। जनता, आम जनता सब समझती है, आम जन सब समझता है। आप जैसा काम कर रहे हो, आम जनता समझती है कि भई ये हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है। और मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि जाति और व्यक्ति राजनीति के अंदर नहीं होता। राजनीति के अंदर जनता माई-बाप होती है। जनता तय करती है
कि हम किसको चुनकर भेजेंगे और हमारे लिए कौन हमारी मजबूत आवाज बनेगा। इसमें कोई व्यक्ति कोई जाति बात नहीं करती। ठीक है, आप किसी जाति से बिलोंग करते हो और आप उस जाति से चुनाव लड़ते हो, एक जाति से चुनाव जीत नहीं सकते। जी, पूरे राजस्थान के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक जाति से चुनाव जीतता है तो मुझे आप नाम बता दीजिए। जी। अब जैसे इलेक्शंस के दौरान आप पे कुछ एलिगेशंस और अफ़वाहें भी लगी कि जैसे आप कैंपेन अपना चला रहे थे, तो ऐसे था कि आपके पास बाहर से फंडिंग हो रही है, आपके पास बाहर से पैसे आ रहे हैं। तो उन एलिगेशंस को आप कैसे लेते हो? देखो, मेरे पास तो सोनिका जी फंडिंग, मेरा चुनाव राजस्थान के नौजवानों ने लड़ा, संगरिया टीबी के नौजवान ने चुनाव लड़ा, पूरी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और मैं तो आज भी आम गरीब किसान परिवार से हूँ और मेरे पास तो आज भी, मेरे पास कोई बड़े पैसे वाले परिवार से मैं नहीं हूँ, लेकिन संगरिया टीबी के नौजवान ने अपनी जेब से पैसा लगाया, हर परिवार ने अपने जेब से शोक दिया। आज उसी का ही उदाहरण है, नहीं उन्होंने मुझे चुनाव जिताने का काम किया। तो अगर ये मैं कहूँ कि मेरे पास बाहर से फंडिंग आई है, मेरे पास तो राजस्थान में कोई फंडिंग नहीं आई। मेरा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस आज भी आप चेक कर सकते हो, आज भी आप देख सकते हो। जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां सबके सामने है, पारदर्शिता है राजनीति के अंदर। अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपको जनता सब जानती है, सब देखती है, सब तय करती है कि आपने किस किस को लूटा है, किस किस को नशा बेचा है, कहाँ कहाँ आपने अफीम भिजवाई है, कहाँ कहाँ आपने सफेद पाउडर को बेचने का काम किया है। ये पहले भी जनता ने उनको जवाब दिया है देख देख के। और जनता सब देखती है कि आप क्या कर रहे हो, सट्टा जुआ का व्यापार कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किसके सह पर हो रहा है, सब देखती है। जी, तो जैसे अब आप इस पे यही कहना चाहोगे कि जो आपकी ऑपोज़िशन पार्टी है, वो आपको नीचे गिराने के लिए ये सब अफ़वाहें फैला रही है? बिल्कुल, अफ़वाह आज की तारीख में आप देख लो, हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक कांग्रेस का राज था, आम जन खुश था। कांग्रेस के राज में चिरंजीवी योजनाएँ थी, किसानों को लेकर बीमा योजनाएँ थी, सुविधाएँ थी। आज वो सुविधाएँ कहाँ हैं? बिजली फ्री देने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने रसीदें कटवाई, आज कहाँ भाजपा बिजली फ्री दे रही है? हालात बहुत दयनीय है, ट्रांसफ़र के लिए दर-दर भटक रहे हैं लोग। भाजपा के कार्यकर्ता मिलते हैं हमें, उनकी परिस्थितियाँ हैं, उनके नेता मिल नहीं रहे। कुछ तो आपने विधायकों के हालात देखिए कि डिप्टियों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, एसपीओ के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी जिस प्रकार से जनता को ठगने का काम कर रही है और लूटने का काम कर रही है। तो हम तो सख्त से सख्त कहना चाहते हैं कि हमारे बार-बार हम लोगों ने चेतावनियाँ दी है। चाहे हमारे एक नौजवान साथी की हत्या कर दी गई, बावरी समाज से था, उसकी हत्या हुई, आंदोलन हमने किया। आज राजस्थान के अंदर एक नौजवान डॉक्टर की हत्या कर दी गई, हमने आंदोलन किया। और जी। राजस्थान में जब-जब किसान आज दर-दर भटक रहा है, हुँ। देख सकते हो राजस्थान की हालात पर बड़ी। और हनुमानगढ़ जिला कृषि बहुल क्षेत्र है। नेता हैं, नेता गए, किसने बात की? आज भाजपा के मुख्यमंत्री आए हनुमानगढ़ में, किसने बात की कि हमें पानी के लिए डैम की व्यवस्था चाहिए? जी। मैं सवाल खड़ा करता हूँ भाजपा के नेताओं पर, ये कहते हैं कि हमारे सरकार के अंदर हैं। आप एक भी भाजपा के नेता ने मुख्यमंत्री जी से बात की कि हमारे डैम की व्यवस्था आप करो? आप बांसवाड़ा के अंदर, हरियाणा के अंदर ओटू हमारे चिपता हुआ बड़ा डैम है, 6 नहरें निकलती है, हमारी क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती? क्या राज्य सरकार के पास 1000 करोड़ नहीं है हनुमानगढ़ जिले को देने के लिए? ये जैसे यहाँ के विधायक खुश हो जाते हैं 300 करोड़ में, वो यहाँ से लेकर गड़साना तक दिए और बड़े-बड़े पोस्टर लगाते हैं, खुश होते हैं कि हमें सरकार ने 300 करोड़ दे दिया। अरे भाई, 300 करोड़ यहाँ से लेकर गड़साना तक दिए हैं और वो पट्टी के लिए आप खुश। हम स्वागत करेंगे आपका, आप बड़ा डैम की व्यवस्था करो। गंदा पानी हम पी रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हर घर, हर परिवार जो पानी पी रहा है, हर गाँव में कैंसर, हार्ट, किडनी के जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? जी। आज इनको लेकर अगर हम नहीं बोलेंगे और अगर इसमें हम लोग सुधार नहीं करेंगे, आम जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे मुद्दे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, वो पानी हमारे सिंचाई के लायक नहीं है, वो पानी हम पीने का काम कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ में जैसे आपने अभी चक्कर लगाया होगा, तो अभी जैसे बारिश का मौसम है, तो हनुमानगढ़ का एक भी ऐसा हमने नहीं देखा कोई जगह होगी जो जहाँ पानी ना भरा हो। हर जगह पानी-पानी है, तो आप उस पे क्या एक्शन लेना चाहोगे? देखो, पानी के हालात तो राजधानी से लेकर हर क्षेत्र में खराब है। मेरे गुरु नानक नगर बस्ती है, वहाँ की हालात खराब हैं। टिब्बी के क्षेत्र की हालात खराब है, कुछ गाँवों की, नाड़ी बैंड के एरिया की हालात खराब है। सरकार पैसा उठाती है, इस पर बड़े-बड़े करोड़ों रुपए बजट आता है, बजट कहाँ लगता है? इसका जवाब हम लोगों ने भी माँगा, जनता भी माँगती है। और जिस प्रकार से आज हनुमानगढ़ जिले में बड़ी-बड़ी हींग हाँकते थे भाजपा के नेता, जो भाजपा समर्थित हैं, वो कहाँ हैं आज? जो कहते थे कि हमने शहर को चमन बना दिया, हमने शहर को मिनी चंडीगढ़ बना दिया। उनसे जनता को जवाब माँगना चाहिए। जी, तो जब आपका ये विधानसभा का जो इलेक्शन था इसका रिज़ल्ट आया, आपको पता चला कि आप जीत गए हो, तो उस टाइम फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? आपको कैसा फ़ील हुआ? देखो, सबसे बड़ा है कि अगर आप जीत गए हो तो आपके बड़ा सबसे काँटों का ताज
आपको जनता ने पहनाया है जी। और आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको आप ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से निभाने का काम करते हो। मैंने यही है कि मैं पूरी जो जिम्मेदारी मुझे संग्रिया और टिब्बी परिवार ने दी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरे राजस्थान के पटल पर निभाने का काम करता हूँ। और मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि पूरे राजस्थान में आज संग्रिया की जो पहचान है, आज राजस्थान के किसी कोने में जाकर पूछ लो आप संग्रिया का नाम लेकर, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे क्षेत्र को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हो जो बड़े बड़े शहरों में मिले, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ ऐसी सुविधाएं हो, यहाँ का नौजवान यहाँ रोजगार लगे। लेकिन हमारी किस्मत रही कि आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार से मांग बार बार करते हैं, और बार बार हमारा चैलेंज है कि आने वाले समय में संग्रिया और टिब्बी के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना, रोजगार को सुरक्षित रखना, हॉस्पिटल बड़े बड़े की यहाँ पर व्यवस्था कराना कि यहाँ का नागरिक को अगर अपना बॉडी चेक भी करवाना है तो उसको कहीं जयपुर और दिल्ली नहीं जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हम यहाँ लाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे आप सरकार से मांग करते हो तो उसका क्या कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, या ऐसे है कि वो आप उनके ओपोजिशन में आते हो इसलिए वो आपकी सुनवाई नहीं देखो, करते, या सरकार जो हठधर्मिता अपनाए हुए है, सरकार आज भाजपा की है तो वो अपने कांग्रेस के एमएलए को शायद वो एमएलए नहीं समझती होगी, ये हो सकता है। हमने बार बार विधानसभा में हर बार मुद्दा उठा है कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जाती है वो एक निंदनीय है। आप चाहे कोई भी सरकारें रही हो, कम से कम जनप्रतिनिधियों की ब्यूरोक्रेसी हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन आज की जो हालात हैं, एक एक जगह पर 10 20 दिन इनकी जो हालात हुई है सरकार की, कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी हावी है, मुख्यमंत्री मंत्री विधायक सो रहे हैं, विधायकों की कोई मंत्री नहीं सुन रहा, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनते। जी। तो जब आप अपनी शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुँचे, तो आपको कुछ फ्लैशबैक्स हुए होंगे, या आपने खुद से क्या प्रॉमिस किया उस टाइम कि इतनी जनता का मतलब साथ आपके साथ था, तो उनको आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिली है, वो कैसे पूरी करोगे? देखो, जो जिम्मेदारी जनता ने दी है और जो अपने मेरे साथ राजस्थान के नौजवान का जो आशीर्वाद रहा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हम सब उनकी आशाओं पर खरा उतरे। हमारा प्रयास रहता है कि हम उनके आशाओं को पूरा करने का कोशिश जहाँ तक हमारी हो सकती है वहाँ तक करें। और आने वाले समय में हम राजस्थान के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए राजस्थान को क्या पहचान दे सकते हैं, चाहे हमारा आज कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, राइस बेल्ट हमारे होना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग हमारे आने चाहिए, ऐसी कोशिशें हमारी है। तब जाकर हम सही मायने में यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के क्षेत्र का, यहाँ के हर नागरिक का विकास करने में कामयाब होंगे। हुँ। तो कुछ लोगों का आपके बारे में ये कहना भी है कि आप बहुत अग्रेसिव लीडर हो, और मतलब जो इश्यूज़ पे अड़ जाता है या बात नहीं सुनता, लेकिन जैसे अपन बात कर रहे हैं तो इससे तो आप लगता है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो आप, बहुत काम हो। आज कोई कार्यकर्ता, आज कोई कांग्रेस के व्यक्ति को कोई परेशान करने का काम करता है, हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारी से तो अग्रेसिव होना, अधिकारी भी हमारे पर अग्रेसिव होते हैं, ये एक राजनीति का हिस्सा है। और हम सब लोग आपस में, हम नहीं कहते कि किसान के बेटे ही अधिकारी हैं, जी। हम ये नहीं कहते कि वो अधिकारी कोई बाहर से आया है, लेकिन सरकार की व्यवस्था है, सरकार का संस्थागत ढांचा है, उसका विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति का करने का काम, अगर वो हमारी नहीं सुनेगा तो हमारी कार्यकर्ता की, जो मेरे कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनेगा, उसकी बात को मजबूती से रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे कह सकते हैं कि आपके 2 वर्ज़न हैं, एक तो पॉलिटिक्स में आ गया और एक ह्यूमन ग्राउंडेड जो आपको। बिल्कुल, अगर राजनीति के अंदर हैं, अगर हमारे साथी का काम नहीं होता, हमें परेशानी होती है, दुःख होता है, और जो अधिकारी बैठे हैं, आज वो सरकार के अधिकारी हैं, कल हमारे अधिकारी हो जाएँगे। लेकिन जो वो भी किसान के बेटे हैं, हम उनका विरोध करना, जहाँ हमें विरोध करना उचित समझते हैं, हम विरोध करते हैं। और चाहे हमने तो पेपर लीक का प्रकरण हो नौजवानों के, हम तो उस समय भी साथ थे, हमारी सरकार में भी। मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था और नौजवानों के साथ मैंने खड़ा था। जो आज नौजवान के भविष्य को हम सुधारेंगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी कैसे सुधरेगी? आज हमारे क्षेत्र जो चिट्टाग्रस्त हो रहा है, अगर उससे हम उबारेंगे नहीं, तो नौजवानों को हम रोजगार की तरफ कैसे लेकर जाएंगे? हत्या लूट के जो मामले हो रहे हैं, चोरी के जो मामले हो रहे हैं, हत्याएं जो हो रही है, व्यापारी यहाँ से बाहर जा रहा है। आज हनुमानगढ़ जिले का व्यापारी अगर यहाँ से बाहर चला गया तो क्या हालात जिलों की हो जाएगी, क्या तहसीलों की हो जाएगी? जी। इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और इसमें कोई पार्टी नहीं, इसमें हर पार्टी के व्यक्ति को इसमें शोक करना चाहिए। एक हमने सुना था कि बाड़मेर में आपका एक जो स्टेटमेंट था वो वायरल हुआ था कि जे कोई अधिकारी ना सुने तो बिन ठोक दो। तो उस चीज़ पे आप क्या कहना तो चाहोगे? कभी कभी नौजवानों के जब साथ रहते हैं तो नौजवानों का जोश और छात्र शक्ति का जोश आ जाता है। और हम उस बात को, हम तो कहते भी हैं भाई अधिकारी अगर काम नहीं करे तो ठोकने का हमने नहीं कहा, बात करने का तरीका हमारा अग्रेसिव, उसकी विरोध मजबूती से करें,
ताला लगाने का काम करें, गेट पर ताला लगाने का काम करें, उसको ऑफिस के अंदर बंद करने का काम करें। हमारा विरोध करने का तरीका हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, उसके लिए मैंने कहा कोई ठोकने जैसी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये तो तो एक वो ऐसे हो जाता है कि कई बार थोड़ा उत्साह ज़्यादा हो जाता है तो वो वर्ड्स इधर-उधर निकल जाते हैं। विरोध करने का तरीका हो सकता है, ताला ठोक सकते हैं हम अधिकारी के अगर गेट के बाहर। विरोध करने का तरीका हर व्यक्ति का, हर लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से होता है और हर व्यक्ति का अधिकार है। ये जो आपका स्टेटमेंट था ये काफ़ी वायरल हुआ था और हेडलाइन भी इसकी काफ़ी छपी थी। तो इस पे आपका कोई मुकदमा भी आप पे दर्ज हुआ था? देखो, राजनीति के अंदर मुकदमे एक प्रक्रिया है और आज विपक्ष के अंदर हैं, हमारे पर मुकदमे लगते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम हमारी आवाज़ को, राजस्थान के नौजवान के भविष्य को लेकर, आम गरीब, महंगाई, जो राजस्थान और देश के अंदर जो माहौल पैदा करने का काम भाजपा ने किया है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, उतरते रहेंगे और लगातार विरोध करेंगे जब तक इस भाजपा को राजस्थान और देश से नहीं उखाड़ देते। तो जैसे संग्रिया थाना प्रभारी के साथ भी आपकी कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाई गई थी सोशल मीडिया पर, तो उस पे आपका क्या टेक है? उस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मेरी थाना प्रभारी के साथ नहीं हुई, मेरे डिप्टी साहब थे और मेरे अच्छे रिश्ते हैं डिप्टी साहब से। जी। जो हमारे विरोध करने का तरीका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमने हमारी बात रखने का तरीका था, वो भी अग्रेसिव हुए, हम भी अग्रेसिव हुए और लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है। लोगों ने ये भी कहा कि ये उनकी पोस्ट की जो डिग्निटी है उसको खराब किया है आपने, तो क्या बोलोगे आप उनको? उन्होंने मेरी पोस्ट की डिग्निटी को खराब नहीं किया, ये मैं भी पूछ सकता हूँ राज्य सरकार से। लेकिन क्या है कि सरकार में आज बैठे अधिकारी का विरोध करना, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय हो रहा है और हम उस कार्यकर्ता की आवाज़ को मजबूती से नहीं रखेंगे, तो हमें भी कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। हम भी हमारे कार्यकर्ता की आवाज़ को लेकर वहाँ पर बैठे थे और अधिकारी को अपना काम करना था, हमें अपना काम करना था। एक एसआई भर्ती के लिए जो आपने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें जो युवाओं के लिए तो वो काफ़ी बड़ा मूवमेंट रहा था। तो उस प्रोटेस्ट में आपका क्या आउटकम निकला? देखो, एसआई भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने जो वादे किए थे भाजपा ने कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी नहीं बना देंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे। आज वही आरपीएससी है, कहाँ आरपीएससी भंग हुई है? आज सत्ता में आएंगे तो हम इस एसआई भर्ती को रद्द करेंगे। आज एसआई भर्ती रद्द सरकार नहीं कर रही। सरकार की मंशा नौजवानों के अनुरूप नहीं है। सरकार की मंशा बदल चुकी है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के दबाव में है और जिस प्रकार से जो सरकार निर्णय ले रही है, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर और भाजपा के किए हुए वादों पर। जो भाजपा के नेता कहते थे कि भाजपा आ जाएगी, आरपीएससी भंग हो जाएगी, आज वही आरपीएससी है। कोई आपने 2 लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके आपने क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर आपको मैसेज देना है नौजवानों में, तो आप भर्ती रद्द करो, आप आरपीएससी भंग करो, तब जाकर एक नौजवानों में मैसेज जाएगा। इसकी एक ऐसी प्रक्रिया लाओ। अब अजमेर के अंदर जो पेपर लीक की सूचना आई, हुँ। तो जिस तरीके से आज भाजपा के राज के अंदर पेपर लीक की सूचना आ रही है, भाजपा के लिए हमने पेपर लीक रोक दी। कुल मिलाकर जो राज में ब्यूरोक्रेसी का हावी होना भाजपा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हुँ। अभी जैसे हाल ही में पीछे जयपुर जो ग्रामीण लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो अनिल चोपड़ा जी की हार हुई थी उसपे। तो उसमें हराया था, हार कहाँ हुई थी? अनिल चोपड़ा को चुनाव राजस्थान सरकार ने हराया, खुलेआम कहते हैं हम तो। कैसे सर इसका क्या प्रोसेस रहा? कैसे हराया उन्होंने? आप क्या कहना चाहोगे इस पे? देखो, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अनिल चोपड़ा जी को जो चुनाव हराया गया, पूरे राजस्थान सरकार की मंशा ने हराया। उसके जितने वोट काटे गए, जितने वोट उसके रिजेक्ट किए गए, वो वोट को पूरी संख्या राज्य सरकार और वहां का प्रशासन अभी तक नहीं दिखा पाया है। तो आप वोट ये मांग रहे कहना चाहते हो कि ईवीएम मशीन में उन्होंने कोई गड़बड़ हैं। की? ईवीएम मशीन की हमने नहीं कहा, हमने कहा है बैलेट पेपर की। ठीक है। तो अभी जैसे हम ये भी सुनते हैं कि जो पार्टी अगर नहीं जीतती है तो वो ये भी सरकार पे ब्लेम लगाती है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ हुई होगी, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हो कि ये तो फिर छेड़छाड़ देखो, होगी? चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव हो, जिस प्रकार के वोटर लिस्टों में जो उन्होंने धांधली करने का काम किया, बिहार के अंदर अभी वोटर लिस्ट में धांधली करने का काम भाजपा कर रही है, तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है कि चुनाव प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं बड़े संदेह के घेरे के अंदर है पूरे देश की। जी। अब इसमें तो आने वाला समय तय करेगा कि किस प्रकार से होता है, लेकिन बड़े संदेह के घेरे में है पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया। इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी जैसे फिलहाल आपको पीछे देखा गया कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई की जो मृत्यु हुई थी, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे हुआ? आपने कैसे उस पे प्रोटेस्ट किया? क्या उसके पीछे कारण क्या था? देखो, एक डॉक्टर की जो भविष्य का डॉक्टर था, उसको जिस प्रकार से लगातार एचओडी परेशान कर रहा था और डॉक्टर के लिए लंबी फीस, उसके परिवार ने उसको वहाँ भेजा। आज 2 महीने के बाद वो डॉक्टर बनने वाला था जी। और एक एचओडी ने इतना परेशान किया सरकार के कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ और उसने जब मरते-मरते उसके बारे में बोल बोल के गया, हुँ, तब भी सरकार उसको हटाने के लिए भी तैयार नहीं हो रही। हुँ।
हम उस मुद्दे को लेकर बैठे और राज्य सरकार को एक दिन में मुद्दा निपटा देना चाहिए था, लेकिन जी। जिस तरीके से उन्होंने माहौल वातावरण पूरे राजस्थान के अंदर खराब किया, हाँ। गिरफ्तारी करने का काम हो, मुकदमे लगाने का काम हो, ये र- न्याय प्रक्रिया में कहीं उचित नहीं है। जब उसकी डेड बॉडी लगातार 7 दिन तक उसका परिवार वहां पर लेकर बैठा रहा और परिवार से बात करने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं होती। हम उस परिवार के साथ बैठे और लंबा संघर्ष किया, सरकार को आना पड़ा, झुकना पड़ा, सरकार ने मांगे मानी, जो कि पहले दिन जो हमारी मांग थी उस मांग को पूरा करना पड़ा, तो एक दिन में कर देते। आपने 10-10 दिन वहां बिठाए, उस परिवार को परेशान किया। एक वहां पर क्या गुजरती है जब नौजवान व्यक्ति की डेड बॉडी 7-7 दिन वहां उसकी मोर्चे में, जो डॉक्टर था उसके परिवार में एक आर्मी है, एक पुलिस के अंदर है, तो आप सोच सकते हो कि सरकार पूरी हठधर्मिता अपनाए हुए थी, लेकिन राजस्थान के नौजवानों ने उसके संघर्ष की लड़ाई लड़ी उस परिवार की, और आज उस परिवार को सरकार को आना पड़ा, न्याय देना पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से वातावरण खराब करने का काम किया, एक बड़ा सवाल राजस्थान की जनता सरकार पर खड़ा करती है। इस पूरे मामले में जैसे आपकी और निर्मल चौधरी की जो हॉल से आपकी गिरफ्तारी हुई, इस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा और काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुई। जैसे आप बोल रहे थे पुलिस आ रही थी, धक्के मार-मार के आपको ले जाया गया था वहाँ से। तो उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, ये जिस प्रकार से निर्मल चौधरी को पेपर देते हुए गिरफ्तार किया गया, हुँ। हमेशा पेपर देते हैं वो, और जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस गई, किस विषय पर गई, और सिविल के अंदर जाना कोई वो अपराधी थोड़ी है। आज पूरे राजस्थान के अंदर बजरी माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही है, खुलेआम लूट हो रही है, कौन पकड़ रहा है? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ने में व्यस्त नहीं है, लेकिन उनको निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय को छावनी बनाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी राज्य सरकार पर, और ऐसे क्या मुकदमे में उनको, जो कि 2022 का था, उसके छात्र संघ चुनाव लड़ते समय का था, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो साथी संघर्ष करते हैं, मुकदमे लगते रहते हैं, उन्होंने कोई मुकदमे अपने लिए थोड़ी खाए हैं, राजस्थान के नौजवानों के लिए खाए हैं। थाने बुलाते, निर्मल चौधरी खुद पेश हो जाता, लेकिन इस तरह गिरफ्तार करना और इस तरह जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करना कतई राजस्थान की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, और अगले दिन उसकी जमानत होना बड़ा सवाल राजस्थान सरकार पर खड़ा किया। और लेकिन राजस्थान सरकार के ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों ने जो उस समय उन्होंने अपनी बेइज्जती कराई, वो एक पूरा वातावरण पूरा राजस्थान का हर नौजवान ने वो देख रहा है। जैसे उस टाइम कोर्ट बंद थे, एकदम से कोर्ट खोले गए और राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने स्पेशल वकील भेजे निर्मल चौधरी की ज़मानत के लिए। तो ये थोड़ा ऐसे लगने लग गया जनता को कि थोड़ा साइड ली जा रही है किसी चीज़ की, या उसको जो राकेश बिश्नोई जी थे, उनको उनका हक दिलाने की कोशिश की जा रही थी। देखो, एक परिवार के लिए, नौजवान परिवार के लिए हम सब लोग बैठे, जिस प्रकार से पुलिस ने उसको मुद्दा बनाया, अपने पे लिया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। लोकतंत्र के अंदर आवाज़ उठाना हर व्यक्ति का हक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मानवीय तरीके से उठाया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया, वो कतई हर पार्टी के, राहुल गांधी जी ने, सचिन पायलट जी ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली से जो हमारे कांग्रेस सेल के वकील भी आए और उसकी जमानत भी हुई, तो एक मैसेज कि हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। ये आपके उदाहरण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीन और गांव में लड़ाई लड़ता है, उसके साथ पार्टी का हर नेता, हर व्यक्ति मजबूती से खड़ा है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई का जो प्रोटेस्ट चला, उसमें आपको हनुमान बेनीवाल के साथ बहुत देखा गया। लोगों का ये कहना है कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपना कोई गठबंधन है जो जोड़ रहे हैं, जो आगे काम के लिए, मतलब लोगों का आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। इस पे आप क्या कहोगे? हमारा काहे का गठबंधन है? हम कांग्रेस पार्टी से हैं, और हनुमान जी की आरएलपी पार्टी है, अपनी पार्टी है। हनुमान जी राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे हैं, और हनुमान जी भी संघर्ष करते हैं, हनुमान जी भी आंदोलन में आए। तो कुल मिलाकर इसमें गठबंधन की काहे की बात थी? हम हमारी पार्टी में थे, वो अपनी पार्टी में थे, और इंडिया अलायंस एक है। वो आज इंडिया अलायंस से लोकसभा सांसद है। तो इसमें तो कतई जो एक डीपर कनेक्शन दिखाया जा रहा है इसमें कि एक अलाइनमेंट बना जा रहा है, कुछ बेस बन रहा है, कुछ नया बेस बन रहा है, तो उस पे इसमें बिल्कुल, हम तो बिल्कुल कांग्रेस से गए वहाँ, कांग्रेस पार्टी से थे, लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी थे, निर्मल जी थे, और हम सब लोग थे। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी भी इस आंदोलन में थे। तो ये आंदोलन कोई निर्मल चौधरी जी के तहसील के परिवार वो था, तब सब लोग वहां पर बैठे थे, और ये आंदोलन न्याय के लिए, इंडिया अलायंस एक थी और भाजपा के विरोध में था। तो भाजपा के विरोध में हम सब लोग वहां सरकार के विरोध में बैठे थे, ना कि हमारा कोई। और हमारे हनुमान जी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, जी। तो निश्चित तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल कर गए हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। राजस्थान में पिछले कई सालों से जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस हैं, वो बार-बार पोस्टपोन किए जा रहे हैं। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, कांग्रेस उस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, ये स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बंद नहीं करने थे, क्योंकि छात्र संघ
एक राजनीति की प्रथम सीढ़ी है और एक संघर्ष की प्रथम सीढ़ी है। इस समय व्यक्ति को सब कुछ सीखने को मिलता है और छात्र संघ में रहा हुआ व्यक्ति राजनीति की ऊंचाइयों पर जाता है तो वो अपना जमीन और धरातल भी जानता है। जिस तरीके से आज सरकार भी हठधर्मिता अपनाए हुए है, सरकार को चुनाव करवाने चाहिए, इसको लेकर सड़क पर आंदोलन भी करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम छात्र शक्ति के साथ हैं। जैसे स्टूडेंट यूनियन जो इलेक्शंस होते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं? देखो, तो आज जब कोई छात्र जाता है स्कूल के कॉलेज के अंदर, उस व्यक्ति की वो छात्र संघ के पदाधिकारी मदद करते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया हो, हॉस्टल की प्रक्रिया हो, फॉर्म की प्रक्रिया हो, उसको रास्ते की प्रक्रिया हो, रास्ता दिखाने का काम छात्र संघ के पदाधिकारी, विचारधारा के लोग, संगठन के पदाधिकारी करते हैं। और ये चुनाव कतई बंद नहीं होने चाहिए। चुनाव बंद होने का मतलब है राजस्थान की सरकार चाहती नहीं है कि राजस्थान की सरकार पर कोई दबाव बने, क्योंकि जब जब छात्र संघ बोलता है तो राजस्थान की सरकार पर दबाव बनता है। जैसे कोई स्टूडेंट या कोई यूथ है जो यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या उसकी एज होनी चाहिए? देखो, कोई एज नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष के बाद कांग्रेस में एनएसयूआई विचारधारा, यूथ कांग्रेस कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़कर जो काम करता है वो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है। यूथ कांग्रेस में जो काम करता है लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है। और ये एक विचारधारा है सामंतवादी ताकतों से बचाने की। आज देश में जो अराजकता का माहौल है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर जो भड़काने का काम भाजपा कर रही है, महंगाई, चिरंजीवी कहाँ गई, भाजपा के कौन से वादे पूरे हुए, 2 करोड़ नौकरियां आई, 15 लाख खाते में आए, किसान कहाँ है। तो भाजपा ने जो प्रोपेगेंडा देश के अंदर बनाया है, आप एक बार चुनाव जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, तीसरी बार जीत जाओगे, लेकिन अंत के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। और भाजपा कोई काम नहीं किया। आज लोकसभा के अंदर भाजपा की हालात खराब है। आने वाले समय में भाजपा को देश से हटाने का काम राजस्थान और देश का नौजवान करेगा। जैसे यूथ कांग्रेस के जो इलेक्शंस होते हैं, ये कैसे होते हैं? कौन इसमें वोट डालता है? क्या इसकी ऑनलाइन यूथ वोटिंग? कांग्रेस इलेक्शन एक प्रक्रिया है। राजस्थान का हर नौजवान साथी 35 वर्ष से नीचे का नौजवान इसमें वोट डालने का काम करता है। और कहीं का भी हो, पूरे राज्य का नौजवान इसमें वोट डालता है। और तब ये चुनाव प्रक्रिया राहुल गांधी जी की चलाई हुई है कि इसमें हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़कर पद पा सकता है काम करने के लिए। 2 अप्रैल 2025 को आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक रोजगार मेला ऑर्गेनाइज करवाया, जो आज के टाइम में जब यूथ के पास जॉब नहीं है और उसको सबसे ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, एक बेहतरीन इनिशिएटिव आपकी तरफ से ये था। तो इस जॉब फेयर में कितने यूथ को एक्चुअल प्लेसमेंट मिली? देखो, इसमें 1500 से लेकर 1600 नौजवान साथी जॉब लगे। और एक ये बड़े लेवल का था। पूरे राजस्थान के कम से कम 8 से 9 हजार रजिस्ट्रेशन वहाँ नौजवानों के हुए। उसमें से 1600 नौजवान नौकरी लगे। हमारे अपने जिले के 50 साथी नौकरी लगे। खुशी की बात है कि आज सरकार जॉब नहीं दे रही है और हम लोगों ने बड़ी कंपनियां बुलाई और जॉब देने का काम किया है। उसके बाद दिल्ली के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगा। राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर युवा कांग्रेस ने लगाया और अब हम 19 तारीख को बिहार के अंदर लगाने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो पार्टी बात करती थी कि हम सत्ता में आएंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम नौजवान साथियों के साथ खड़े हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं कि नौजवान साथी अपना परिवार के गुजारे के लिए जो क्वालिफिकेशन उसके पास है उसके आधार पर उसको जॉब मिले। जो आपने अभी और जो काम सरकारों को करने चाहिए, राइजिंग राजस्थान के नाम पर ठगेगे। आपने हजारों करोड़ रुपए राइजिंग राजस्थान में लगाए, राजस्थान सरकार ने, क्या फायदा हुआ? कितने एमयू हुए उसके, कितने रोजगार नौजवान लगे, हम पूछना चाहते हैं। जो आपने प्लेसमेंट्स करवाई है बच्चों की, इसमें कितनी कंपनियां थी जो इसमें देखो, आई इसमें थी? लगभग कंपनियां थी 190 और 190 कंपनियों ने हर नौजवान साथी की 20,000, 25,000, 30,000, 20 से लेकर 80,000 रुपए तक की हर नौजवान साथी वहां जॉब लगा। इसमें जैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहा? देखो, जैसे उसमें सिलेक्शन उस कंपनी के एमडी, उस कंपनी के मैनेजर वहां पर इंटरव्यू बेस पर जो क्वालिफिकेशन होती है, जो उनका कार्यशैली होती है, उसके आधार पर ही उनको लिया जाता है। ऐसे जो उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। ऐसे जो फेयर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आगे हो सकते हैं हम आपकी लीडरशिप के अंडर? देखो, यूथ कांग्रेस की कोशिश है आने वाले समय में हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल, संभाग और विधानसभा स्तर पर ले जाने का काम करें। सर, हमारे जैसे इलाके में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे आप क्या टेक लेना चाहोगे? देखो, नशे को लेकर मैंने पदयात्रा भी की और नशे को लेकर हम सब लोग सख्त भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज ब्यूरोक्रेसी नशे को लेकर सख्त होना चाहिए, उस तरीके से दिख नहीं रही है। मैं कहता हूं, बार बार कहता आया हूं कि सफेद पाउडर चिट्टा हर गली में बिक रहा है। आप करो, बुलडोजर से उनके मकान तोड़ो। हमारे चक गिरा सिंह वाला गांव है, खुलेआम एक मकान में सफेद पाउडर मिलता है। बार बार प्रशासन को कहा है, प्रशासन को बुलडोजर चलाने पड़ेंगे जो सफेद पाउडर और चिट्टा बेचते हैं। एक हत्या हमारे चिट्टा जो पीते हैं उन्होंने किशनपुरा के अंदर जो हत्या की, एक व्यापारी की, एक परचून का व्यापारी के साथी की जो हत्या हुई, जिसका कोई गलती नहीं, उसकी हत्या होना
आज भुगत रहे हैं। हर परिवार, हर गांव में, हर गली के अंदर जो व्यक्ति अपना गुजारा करता है और नशा नहीं करता है, वो उनसे सफेद पाउडर चिट्टा बेचने वालों से परेशान है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए। सरकार कहती है हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने हॉस्पिटल कहाँ खोले? मेरे संगरिया टीबी क्षेत्र में कहाँ आपने हॉस्पिटल नशे को लेकर खोला? और क्या सरकारें कहाँ अभियान चला रही है? एक प्राइवेट संस्थाओं में चले जाओगे, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी महाविद्यालयों में आपको अभियान चलाने होंगे। आम गरीब किसान परिवारों के झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग नशा करते हैं, वहाँ अभियान चलाना होगा। तब जाकर हम इस पर सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। राजनीति में आने के बाद जैसे फैमिली मेंबर का भी झुकाव ऐसे हो जाता है कि हाँ हम भी एमएलए की फीलिंग लेते ही हैं वो। तो अभी जैसे पीछे आपकी शादी हुई तो आपकी धर्मपत्नी के बारे में पता चला कि वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मतलब एक विधायक की पत्नी होने के बाद भी वो आज भी सुबह-सुबह स्कूल जाती है बेल बजने से पहले। तो हमने बहुत रेयरली ऐसे देखा है कि विधायक की पत्नी होने के बाद भी वो स्कूल में जा रही हैं। तो ये उनका पर्सनल डिसीज़न था या आपकी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी हैं या वो खुद ऐसे सोच रही है कि नहीं मुझे सेवा करनी है? देखो, हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपने जीने का तरीका होता है और जो काम जिसको करना है, आज जो काम मुझे करना है वो मैं करूँगा और जो काम जो सरकार की नौकरी है, सरकार की व्यवस्थाएँ हैं वो करनी पड़ेगी। जो जिस क्षेत्र में आप हो, उस क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है जो मैं कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की एक ज़िम्मेदारी होती है। और आने वाला समय हमारे कोई राजनीति के अंदर है कि वो ही उसका परिवार अगर जाए, उसका एमएलए का परिवार अगर अपने आप को एमएलए समझे, तो आने वाला समय ये नहीं है कि आज एमएलए, एमपीज, मंत्री, हमारा काम है, जनता ने हमें बनाया है जनता की सेवा के लिए और हम जी। हमारा काम कर रहे हैं और जिसकी जो ज़िम्मेदारी है, वो उसको ज़िम्मेदारी को करना पड़ेगा। जैसे सचिन पायलट जी के साथ आपको काफ़ी देखा जाता है, आपने उनके साथ मंच भी साझा किया है। तो आप उनका फ्यूचर कैसे देखते हो कि वो कांग्रेस के कोई नए एक बड़े चेहरे के देखो, दिख देश जाएँ? के नौजवान, देश का हर वर्ग सचिन पायलट जी को अपने आप में नेता देखता है। जो व्यक्ति जिसका विज़न राज्य और देश को बहुत आगे ले जाने का हो, जिनका विज़न आम गरीब किसान परिवार के नौजवानों को रोज़गार देने का हो, आम गरीब किसान परिवार को राजनीति हो, चाहे हर क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज निश्चित तौर पर राजस्थान का हर वर्ग उन्हें अपने आप में नेता देखता है और राजस्थान का भविष्य के रूप में सचिन पायलट जी को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो बहुत चर्चा में रही है, वो चर्चा का विषय रही है। तो इस जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसके कोई 2 से 3 अचीवमेंट बता सकते हो कि उन्होंने ये किया तो उनको ये फ़ायदा मिला, देखो, उनकी ये राहुल गांधी अचीवमेंट जी थी? ने जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हज़ारों किलोमीटर की जो यात्राएँ की, वो मैसेज था उन परिवारों के लिए जिनके मुद्दे वो उठाते आए हैं। आज ओबीसी को लेकर हो, जो पिछड़े वर्ग को लेकर हो, जो हालात पैदा हुए हैं, जो देश के अंदर जो बात करते थे बाबा अम्बेडकर साहब की, आज क्या हालात भाजपा ने पैदा कर दिए कि बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में गृह मंत्री ने जो बोला, और राहुल गांधी जी एक विज़न लेकर देश के अंदर निकले थे जी। कि नौजवानों को रोजगार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, इनके भविष्य को लेकर हो, और जो परिवार संघर्ष कर रहे हैं, जो परिवारों की मजबूती देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनकी आवाज को लेकर वो पूरे देश के अंदर गए। आप देख सकते हो कि इतनी लंबी यात्रा हुँ। किसी नेता ने देश के अंदर नहीं की। राहुल गांधी जी देश में हर व्यक्ति की आवाज को मजबूती से संसद के अंदर भी उठाते हैं और सड़क पर भी उठाने का काम करते हैं। तो राज्य और देश की जनता अब समझ चुकी है, इस मोदी और शाह ने जो बहरूपिये के रूप में हुँ। जिन्होंने जो पूरे देश को ठगा है, देश को 2 उद्योगपति देश को चला रहे हैं, जो हालात देश में पैदा किए हैं कि हर वर्ग संतुष्ट नहीं है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, गरीब हो, आम परिवार हो। आज जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को दिनचर्या के अंदर जो बेरोजगारी की हालात है, जो आत्महत्याएँ हो रही है, जो महँगाई बढ़ी है, उसको लेकर हर आम जन अपने आप में व्यावे का माहौल पूरे देश के अंदर पैदा करने का काम भाजपा ने किया है। 2024 विधानसभा के जो चुनाव थे, उसमें कांग्रेस को हार मिली। तो आपका इसमें क्या नज़रिया है कि क्या चूक रह गई आपसे? क्या गलती हो गई ऐसी जो आपका लोगों का आप पर से विश्वास उठ गया मतलब कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठ गया? देखो, हार इस सत्ता के अंदर तो भाजपा की बहुमत नहीं आई। हार जनता वोट वोट देने का काम करती है, और जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया, कांग्रेस परिवार को मजबूती देने का काम किया, और ये वोट जिस प्रकार से ठगने का काम भाजपा के लोग करते हैं,
बहकावे में लाने का भाजपा के लोग करते हैं। जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते हैं, जाति धर्म पर आप सत्ता में आ सकते हो, काम करना पड़ेगा आपको। मैं पूछता हूं काम क्या किया है भाजपा ने? सोसाइटियों के अंदर सबसे ज्यादा ठगने का काम भाजपा कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। पहले दिनचर्या आम परिवार की 500 रुपए में निकल जाती थी, आज दिनचर्या 1500 रुपए में भी आम परिवार की नहीं निकल रही। जो परिवार दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाता है उस पर क्या गुजर रही है? राशन, चीनी, आटा, तेल, सब्जी, पेट्रोल पंप, पेट्रोल डीजल, जी। क्या हालात हो गई है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा देश के अंदर। भाजपा बात कर रही है धार्मिक भावनाओं पर लड़वाने की। भाजपा के नेताओं ने बात की कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम सिलेंडर कम कर देंगे। आज सिलेंडर 500 से 900, 900, 950 रुपए चला गया। कांग्रेस राज के अंदर 5 रुपए भी कम हो ज्यादा हो जाता था तो यही भाजपा के लोग सिलेंडर लेकर सड़क पर आ जाते थे। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, आम जन का जीना दुर्भर है, किसान की जमीन बिक रही है, व्यापारी असुरक्षित है, व्यापारी को रोजाना सरवाइव संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या परिस्थितियां आ गई जी। आने वाले समय में? अगर देश का नौजवान, राज्य का नौजवान, अगर राज्य का हर वर्ग, हर आमजन अगर चेता नहीं, अगर उसने भाजपा को उसने घर पे नहीं बिठाया, आने वाले समय में उसके घर की आईडी उसके पास बचेगी और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसकी हालात दयनीय हो जाएगी। जैसे जयपुर के जो फेफड़ों के रूप में जो पहचाना जाता है ढोलका बाड़, जो एक ग्रीन जोन है, तो उसको एक मतलब मॉल में कन्वर्ट करना, ये क्या सही में एक डेवलपमेंट है? चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, जिस प्रकार से सोलर कंपनियों को इन्होंने काम दिया, जिस प्रकार से 50,000 राज्य के 50,000 बीघा अडानी वहां पर सोलर लगा रहा है और पेड़ों को काट रहा है, तो आप सोच सकते हो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अडानी नरेंद्र मोदी जी के बिना थोड़ी राजस्थान के अंदर आ गया। बिल्कुल। उसको 50,000 जमीन चंद दामों पर देना और उनको लोन देना, और किसानों के कुड़की हो जाती है तो बैंक आ जाता है किसानों की कुड़की जमीन को कुड़क करने के लिए। और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े उद्योगपतियों के जब लाखों और करोड़ों और अरबों के लोन आप माफ कर रहे हो, और एक किसान परिवार जो कि अपना गुजारा करता है उसको जमीन, उसके घर कुड़क करने के लिए बैंक के कर्मचारी आ जाते हैं, तो सोच सकते हो देश की जनता को सोचना पड़ेगा, देश के आम जन को सोचना पड़ेगा कि आप एक दिन के फायदे के चक्करों में, चंद घंटों के फायदे के चक्करों में आप इस भाजपा को जिताना बंद करो, इन बहरूपियों को जिताना बंद करो और इन बहरूपियों को घर पे बैठाने का काम करो। जब जैसे ये ढोलका बाड़ जो है इसमें प्रोटेस्ट कर रही है, जनता कर रही है, जो पर्यावरणविद है वो कर रहे हैं, एनजीओज है वो भी कर रहे हैं, तो सरकार इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन है वो क्यों नहीं चूज कर लेती? तो चूज करना चाहिए सरकार को, बहुत माध्यम है, दूसरी जगह भी है, लेकिन जो इन्होंने जयपुर के अंदर जो हो रहा है उसका हर व्यक्ति ने विरोध किया है। सरकार हर धर्मिता अपनाए हुए है, इनकी हालात बहुत खराब भविष्य के अंदर हो जाएगी। बहुत ज्यादा जो भाजपा की स्थिति होगी आने वाले समय में, हालात दयनीय भाजपा ने पूरे देश में कर दिए आम जन के। आने वाले समय में आप जनता जानती है, और हालात नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए आज हर नौजवान, हर वर्ग तैयार खड़ा है। तो जैसे गहलोत जी हैं तो वो एक एक्सपीरियंस नेता है, और पायलट जी है वो यूथ के फेवरेट है, तो अगले सीएम के रूप में आपके हिसाब से कौन ज्यादा सूटेबल है? देखो, राजस्थान की जनता जिसको चाहती है, राजस्थान की जनता ने जिनके नेतृत्व में 2018 में सरकार बनाई, जिन्होंने 100-100 किलोमीटर पद यात्रा किसान के लिए की, 100-100 किलोमीटर पद यात्रा नौजवानों के लिए की, और राजस्थान और पूरा देश सचिन पायलट जी को चाहता है। राजस्थान का हर वर्ग सचिन पायलट जी के लिए तैयार खड़ा है, और आने वाला समय सचिन पायलट जी का है। कांग्रेस में जिस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का गांव और बूथ का कार्यकर्ता, जिनके नेतृत्व में 2018 में हम सरकार में आए, आज उसी चेहरे को हम 2028 में चाहते हैं। जैसे क्या आपको ऐसे लगता है कि सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं तो वो अपने जो डिसीजंस है वो खुद ले रहे हैं या वो दिल्ली के ऑर्डर से फॉलो कर रहे हैं? देखो, राज्य का मुख्यमंत्री राजा होता है, वो तय उनको करना है कि उनके डिसीजन ब्यूरोक्रेसी ले रही है, दिल्ली ले रही है या वो ले रही है। लेकिन राजस्थान में जो हालात पैदा हुए हैं वो दयनीय हालात हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि डिसीजन का क्या रहता है, नगर निकाय हो, पंचायती राज हो। बीजेपी ने जैसे अपने इलेक्शंस के टाइम ये वादा किया था कि वो युवाओं को जॉब देंगे, तो आपको ग्राउंड लेवल पे कहीं दिख रहा है कि कोई जॉब मैं तो वगैरह? पूछना चाहता हूँ कि कितनी नौकरियां दे दी आपने? राइजिंग राजस्थान से कितनी नौकरियां दी? राज्य सरकार से पूछता हूँ कि राइजिंग राजस्थान में जो एमयू हुए उसमें कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? कितनी कंपनियां भाग गई? राजस्थान में व्यवस्थाएं नहीं है। आप व्यवस्थाएं जब तक कंपनियों को देने का काम नहीं करोगे, राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी हींग मारी, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हुए, और राजस्थान का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है।
आपने बड़े-बड़े अभिनेत्रियों को, बड़े-बड़े नेताओं को बुलाकर सम्मानित ज़रूर कर दिया, एक माहौल बनाने का काम किया, लेकिन राज्य सरकार ने सरकार के पैसे के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं किया। ये डबल इंजन गवर्नमेंट, इसको आप कैसे देखते हो? डबल इंजन सरकार बिल्कुल फेल है। ज़मीन से आप उठाकर देख लो, जो सरकार बात करती, जिनके दम पर आए, जो आरोप कांग्रेस पर लगाते आए थे, आज इन लोगों ने कौन-सी महँगाई कम कर दी? अभी जवाब माँगते हैं, हम पूछते हैं डबल इंजन सरकार से कि आपने राजस्थान में किस महँगाई को कम कर दिया? अभी हाल ही में जैसे जो टीकाराम जी, जूली जी की बेटी की सगाई थी, तो उसमें आपको और आपके साथी निर्मल चौधरी जी को देखा गया। तो वहीं भजनलाल जी भी थे। तो ये ऐसे है कि जब सरकार आपस में सामने आती है तो उनका अलग होता है। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कहीं न कहीं कि पीठ पीछे सारे सेम होते हैं, एक-दूसरे के साथ होते हैं वो। सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम में कोई पार्टी नहीं होती, उसमें हर व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति जाता है और सामाजिक कार्यक्रम में हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली जी, राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की आज आवाज़ हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, राजस्थान के हर क्षेत्र की बात को रखते हैं और निश्चित तौर पर उसमें कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। विरोध करना अलग बात है, विरोध करना आज जो पद पर बैठे हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उनका जो अगर काम नहीं करेंगे, तो उनका विरोध करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। जैसे राहुल गांधी जी के लिए आपको कुछ वर्ड्स दिए जाए तो उसमें आप उनको एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करोगे? जैसे देखो राहुल पदयात्री या संघर्षशील या दूरदर्शी? देखो संघर्षशील नेता है राहुल गांधी जी और हुँ। आने वाले समय में देश के भविष्य है, सच्चे नेता हैं, बात रखते हैं और मजबूती से पिछड़े वर्ग की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम देश के अंदर आज कोई व्यक्ति कर रहा है और इस भाजपा से कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं असली मायने में। 2024 में जो मेवाड़ रिलीजन के कांग्रेस की जो हार हुई थी, क्या वहाँ मतलब कास्ट इक्विज़िशन को देखा जा गया काफ़ी मुद्दों पर उनका कुछ असर हुआ उन पे? देखो मेवाड़ में कांग्रेस मजबूत है, पहले भी मजबूत थी, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ रही आने वाले समय में पार्टी को किस तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं, उस पर काम भी चल रहा है। नौजवान साथियों को मौका भी दिया है कांग्रेस ने और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मेवाड़ के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। जैसे आप बिल्कुल ज़मीन से किसान परिवार से बिलॉन्ग रखते हो, आप एमएलए तक पहुँच गए और वो भी बहुत छोटी उम्र में, तो आप आज का जो यूथ है, उसको क्या इंस्पिरेशन दोगे, उसको क्या गाइड करोगे इसके लिए? देखो मैं तो हर एक नौजवान साथी को यही कहना चाहूँगा कि जो नौजवान साथी राजनीति में आने से डरते हैं, सेवा के माध्यम में कि राजनीति एक ब पर मैं हर नौजवान साथी को कहूँगा कि एक राजनीति में आने का भी माध्यम रखें, काम करने का और जिस प्रकार से और जिस भी क्षेत्र में आप सब लोग जाओ, उस क्षेत्र में पूरी मेहनत करो। एक बार असफल होगे, 2 बार असफल होगे, लेकिन मन से और ईमानदारी से काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके क्षेत्र में जैसे अभी आपने चुनाव आप जीतते हो तो आपका जनता का आप पे भरोसा था। मेनली देखा जाए तो यूथ आपके साथ ज़्यादा था। तो आप आने वाला जो टाइम है इसके लिए आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी कि आप अपने देखो, क्षेत्र मैं के लिए पहले भी बोल चुका हूँ कि राजस्थान के संगरिया क्षेत्र के नौजवानों को राजस्थान में पहचान देना, संगरिया को पूरे राजस्थान के भर में पहचान देना, यहाँ पर उद्योग आए, यहाँ पर शिक्षा के बड़े संस्थान हम लेकर आएँ, यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़े, यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा हो, नौजवान रोजगार लगे, यहाँ नशे से कैसे हम छुटकारा पाएँ, इसको लेकर बड़े कार्यक्रम, बड़े काम हम सब लोगों को आने वाले समय में करने हैं और निश्चित तौर पर मैं संकल्पबंध हूँ कि मजबूती से जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसको मजबूती से उनकी राजस्थान की पटल पर बात रख सकूँ। जैसे आप लीडरशिप की तरफ गए तो उससे पहले आपके माइंड में या आपके घरवालों का कुछ ऐसा ड्रीम था कि बेटे को डॉक्टर बनाना है या टीचर बनाना है या देखो यूपीएससी की तरफ? परिवार वाले तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, अच्छा, लेकिन जो लिखा होता है किस्मत में वो ही होता है। आपने फिर डॉक्टर की कुछ तैयारी वगैरह भी की थी? एडमिशन भी लिया था, उसके बाद छोड़ भी दिया था, राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो हमने एक डॉक्टर भी मिस कर दिया। एक अच्छा लीडर तो हमने पाया ही है, इसके तो साथ-साथ डॉक्टर छूट गया है जो हमसे। किस्मत में लिखा होता है वो ही होता है। अगर आपको अपनी पूरी लाइफ़ की जर्नी पॉलिटिकल करियर की तरफ देखें या आपकी पर्सनल लाइफ़ की बात करें, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक सेंटेंस में आप लोगों तक क्या बात पहुँचाना चाहोगे अपनी? देखो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम जो भी काम करें या जिस भी क्षेत्र में काम करें, पूरी ज़िम्मेदारी से करें। आप आज जो मैं जिस ज़िम्मेदारी से मुझे लोगों ने चुना है, मैं उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण रूप से, मज़बूती से, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने का काम करूँ और उनकी आशाओं के अनुरूप मेरा प्रयास रहे कि उनकी आशाओं के अनुरूप कहीं न कहीं मैं प्रयास करूँ कि आने वाले समय में सब लोगों के साथ मिलकर हम मज़बूती से इस क्षेत्र को
राजस्थान देश के अंदर मजबूत बनाने का काम करे, ताकि एक अच्छा मैसेज देने का काम राज्य में करे। क्योंकि जो जिम्मेदारी दी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको निभाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी 30 सेकंड में आप अपनी जनता को अपने दिल से कुछ बोलना चाहोगे? देखो, मैं तो संगरिया टिब्बी के हर परिवार का, हर वर्ग का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नौजवान को और एक सामान्य किसान परिवार के नौजवान को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायतों में भेजा, और उनकी बात को मजबूती से हर संभव रखने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी पूरी लाइफ जर्नी में सबसे कठिन जो समय रहा है आपके लिए वो कौन-सा रहा है? देखो, राजस्थान में कठिन समय भी आता है और आता और चलता रहता है। मैं कठिन समय नहीं कहूँगा, मैं तो जब जेल की यात्रा में था तब मानता हूँ कि कठिन था, यूनिवर्सिटी के मामले थे। और अब लेकिन क्या है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें आपको परेशानियाँ भी होती है, हुँ। कठिन समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, लेकिन हर परिस्थिति में आप मजबूत कैसे रह सकते हो? आप अपने पीछे 10 साल का अगर देखते हो टाइम कि आप पहले 10 साल पहले कहाँ थे? कहाँ से आपने ये चीज़ें शुरू की और कहाँ आज पहुँच गए और आगे आपको कहाँ जाना है? देखो, मैं तो आज 10 साल पहले भी पार्टी के अंदर मेहनत करते-करते आया हूँ, और पार्टी की मजबूती के लिए, अपने कार्यकर्ता की मजबूती के लिए, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को हम लोग किस प्रकार सत्ता में ला सकते हैं, हम सब लोगों को इस पर काम करना है। और जो काम जो ज़िम्मेदारियाँ जो जितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती है, काम उतना ही कठिन होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारियाँ का जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ पर उसको निभाना उतना ही कठिन होता है, और पूरा प्रयास मैं करता हूँ कि ज़िम्मेदारियों को निभाया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पूनिया जी कि आपने इतनी खुलकर बात की, इतनी मतलब जो लोग आपको देखेंगे, जो यूथ आपको देखेगा, उसको एक ये ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी लगेगी आपकी कि आप बिल्कुल ग्रास ग्राउंड से उठकर इतने बड़े लेवल पे आए हो, तो किसी के लिए भी कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर वो अपने दिल से, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है, तो उसको आगे सफलता मिलनी ही मिलनी है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपको मैंने बार-बार कहा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई नौजवान जाना चाहता है, कोई काम करना चाहते हैं, अगर पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो सफलता अंत में ज़रूर मिलती है। कठिनाइयाँ होती है, परेशानियाँ होती है, लेकिन उनसे गुज़रने की शक्ति अगर आप में है, तो निश्चित तौर पर आप अंत में सफल ज़रूर होते हो। तो धन्यवाद आप सभी का। आज की जो हमारी स्टोरी थी वो काफ़ी इंस्पिरेशन थी। एक ऐसा लड़का जो एक किसान परिवार, एक छोटे से गाँव से उठकर अगर विधानसभा तक पहुँच सकता है, तो कोई भी जो यूथ है या कोई स्टूडेंट है जो आज की स्टोरी जिसने सुनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो भी आप उसको अपनी लगन और मेहनत से सफलतापूर्वक अपनी सक्सेस एन्जॉय कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत थैंक इतना यू टाइम संजय देने जी। के लिए आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारा पॉडकास्ट है इसको आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।